नमस्कार मित्रों, जय भारतवर्ष। और आज का जो वीडियो है वो हम उस पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश में अभी कल नया कानून आया है शिक्षा को लेकर। शिक्षा प्रणाली में जो बदलाव किए गए हैं उस पर कुछ चर्चा होगी, कुछ बातें करेंगे उस पर कि उसका किस लेवल में हमें फ़ायदा होने वाला है और किस लेवल का उसका नुकसान है, जैसा कि लोग कह रहे हैं। क्योंकि इस मुद्दे पर भी जो लोग हैं वो दो धड़ों में बटे हुए हैं। कुछ कह रहे हैं कि फ़ायदा होगा, कुछ कह रहे हैं कि नुकसान होगा। तो समझते हैं इसको कि ये शिक्षा प्रणाली ऐसी लाई क्यों गई है, क्या इसका फ़ायदा है और क्या सोचकर इस तरीके की शिक्षा प्रणाली को हमें आगे दिया जा रहा है अपनाने के लिए। तो बात करते हैं इस पर। सबसे पहले तो हम देखें कि हमारे देश में शिक्षा प्रणाली किस तरीके से चलती आई है, कैसे उसमें रहा है, जो भी रहा है हिस्ट्री उसकी। तो अगर देखा जाए तो हमारे देश में कभी किसी टाइम पे, किसी ज़माने में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी, जिसमें बच्चे जो थे वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुलों में लिया करते थे और वहीं पर अपनी शिक्षा को वो पूर्ण किया करते थे। उसके बाद ही वो अपना जो कार्य रहता था, जो उनको काम करने होते थे ज़िंदगी में, जो उनका रोज़गार रहता था, वो सब करते थे। फिर उसके बाद जब हमारे देश में ब्रिटिश सरकार आ गई, ब्रिटिश सरकार के आने के बाद लॉर्ड मैकाले जो थे वो एक कानून लेके आए शिक्षा का। तो उस शिक्षा के जो कानून ने देश में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी उसको पूर्णतया ख़त्म कर दिया, पूर्णतया समाप्त कर दिया। और धीरे धीरे लोग गुरुकुल को भूल गए, संस्कृत को भूल गए और चलन आ गया अंग्रेज़ी का। हाल इस कदर हो गया है आज की डेट में देखा जाए तो कि अगर कहीं पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू से कई बार आपको ये कहकर निकाल दिया जाता है या आपको बोल दिया जाता है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। अब उस कम्युनिकेशन स्किल में मेनली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनियां हैं, वो देखती हैं आपकी अंग्रेज़ी, आप अंग्रेज़ी किस तरीके से बोलते हैं। कई बार उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं होता कि आपका एकेडमिक्स कैसा है, आपके नंबर कैसे, आपके मार्क्स कैसे आपने ऑब्टेंड करे हैं, बट मेनली उनका फोकस होता है आपके कम्युनिकेशन स्किल पर। अब जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें जो 1986 के करीब ये बनाई गई थी, उसके बाद इसमें जो संशोधन किया गया वो 1992 में हुआ था, थोड़ा बहुत जो हुआ था। तो तब से लेकर अब तक जो शिक्षा प्रणाली है उसका यही हाल चल रहा है। अब अगर एक चीज़ देखी जाए कि जो नई शिक्षा प्रणाली है उसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को कि देखिए, हर कोई व्यक्ति, हर कोई इंसान अपने आप में ख़ास है, अपने आप में स्पेशल है। जैसे कि आप एक मछली को देख लीजिए कि मछली पानी में तैरती है और बचपन से उसे सबसे पहले तैरना ही सिखाया जाता है। वो तैरना ही सीखती है, इसलिए वो तैरने में परफेक्ट हो जाती है क्योंकि उसका काम ही तैरना है। जबकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, आजकल मॉडर्नाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि बच्चा जब 2-2.5 साल का होता है तो वो जैसे ही माँ बोलना शुरू करता है तो उसकी माँ खुद बोल देती है कि माँ मत बोल, कॉल मी मॉम, मुझे मॉम बुलाओ या मम्मी बुलाओ, कुछ ऐसे करके। तो वो माँ वाली जो चीज़ें थी, वो जो हमारा एक हिंदुस्तानी जो टच आता था, वो सब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं इस नई शिक्षा प्रणाली से बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा, बहुत अत्यधिक फ़ायदा होगा। जैसे कि अब शिक्षा प्रणाली में आपको पता होगा कि 5वीं क्लास तक आपको जो आपकी क्षेत्रीय भाषा है, जो आपकी मातृभाषा है, उसमें ही पढ़ाई करने की छूट दी गई है। आप चाहें तो अगर आप किसी भी मीडियम से हैं, सपोज़ कीजिए आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको मराठी पढ़ाई जाएगी उसमें, आप कहीं बंगाल में रहते हैं तो बंगाली पढ़ाई जाएगी, आप हरियाणा में रहते हैं तो शायद आपको हरियाणवी पढ़ाई जाए उसमें। तो आपकी क्षेत्रीय भाषाओं को आपको समझने में बड़ी हेल्प मिलेगी उससे। इससे क्या होगा कि आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। अगर आज देखा जाए तो हम छोटी छोटी सी अपनी चीज़ों के लिए निर्भर हो गए हैं बाहरी देशों पर, जैसे कि चीन पर, जैसे जापान पर, और जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल है, राफेल हमने मंगाया फ्रांस से। तो एक्चुअली में देखा जाए इन सब देशों में क्या है, इन सब देशों में वोकेशनल स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। वोकेशनल स्टडीज़ में ऐसा रहता है कि अगर आपको इंटरेस्ट
सपोज़ कीजिए एक टेलीविज़न बनाने में है तो आपको टेलीविज़न बनाना ही सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आपको टेलीविज़न भी बताया जा रहा है, फिर आपको कारपेंटरी भी सिखाई जा रही है। आप एक चीज़ में परफेक्ट होंगे तो वही परफेक्शन का यूज़ करके आज चाइना, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इन सब के जो लोग हैं, इन सब के जो साइंटिस्ट हैं, वो बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं। और हमारे देश की बहुत हद तक जो इकॉनमी है वो इसीलिए बाहरी देशों पर डिपेंड हो गई है। चाइना का एग्जाम्पल आप सबको पता ही होगा। सो इसके लिए अब छठी क्लास से हमारे देश में भी वोकेशनल स्टडीज़ को लाया गया है। जो अब नया शिक्षा प्रणाली है उसके हिसाब से आप छठी क्लास से वोकेशनल स्टडीज़ पे फोकस कर पाएंगे। इसमें आपको अगर किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप छठी क्लास से उसको सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार उस चीज़ को चुन सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है। इसके साथ ही साथ सरकार एक NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन करेगी, जिसके तहत आपको इन डिफरेंट चीज़ों को सीखने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए कुछ एजुकेशन जो संस्थान हैं वो शायद बनाए जाएंगे, जिसमें आप ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही अगर आप 10वीं में हैं और आपकी बोर्ड परीक्षाएं, तो अब जैसे पहले होता था कि बोर्ड परीक्षाओं का बड़ा बोझ होता, तो अब शायद जो नई हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए गए हैं कि बोर्ड परीक्षाओं को भी साल में 2 या 2 से अधिक बार लिया जाएगा। इससे आपके ऊपर एक साथ बहुत सारा बर्डन नहीं पड़ेगा और वो जो आपके पास बस्ते का बोझ हुआ करता था, कभी आपके कंधों को बस्ते के बोझ को झेलना पड़ता था, वो भी अब नहीं रहेगा। और एक बहुत अच्छी चीज़ जो लाई गई है वो है कि अगर आप किसी भी माध्यम से अपनी स्नातक कर रहे हैं या कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको मन है तो आप अपनी इच्छा के अनुसार संस्कृत पढ़ सकते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार म्यूज़िक पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर बीटेक कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट से तो आपको खाली इंजीनियरिंग ही पढ़नी है। मुझे आज भी याद है कि 4 साल की इंजीनियरिंग में हमारा पहला साल बस वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाकर ही पूरा का पूरा गोल कर दिया जाता है। और अगर हम कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन, दैट मीन्स बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो 4 साल बाद जब हम जॉब करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर लाइन में कोई काम कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयमेंट होती है हमारी, तो उस टाइम ज़्यादातर बेसिकली हम वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो रादर कि हमें उन सारे सब्जेक्ट्स पर फोकस कराया जाए, हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर फोकस कराने की ज़रूरत होनी चाहिए। इसी के लिए अब ऐसा हो गया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने स्ट्रीम के अनुसार ही सब कुछ पढ़ना है। आप चाहें तो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में संस्कृत भी ले सकते हैं, म्यूज़िक भी ले सकते हैं। इसका प्रावधान दे दिया गया है, क्योंकि मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरा भी बहुत मन था कि कुछ मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हों ऑप्शनल में, संस्कृत हो या म्यूज़िक हो। तो अब शायद वो हो सकेगा, तो लोग म्यूज़िक भी सीख सकेंगे, संस्कृत भी सीख सकेंगे। और इसी के साथ साथ म्यूज़िक टीचर्स को और संस्कृत को भी इसमें बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जो लोग आज अगर ये सोचते हैं कि इंग्लिश सबसे अच्छी लैंग्वेज है या इंटरनेशनली बोली जाने वाली सबसे बड़ी लैंग्वेज है, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि नासा ने खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने संस्कृत का ही यूज़ किया है, ना कि इंग्लिश का यूज़ किया है। क्योंकि इंग्लिश का हाल तो आपको पता ही होगा, DO डू होता है तो GO गू नहीं होता, गो होता है। और हमारी एक ऐसी भाषा खाली संस्कृत है जो कि हर चीज़ में डिफरेंस लाती है। माता माता होती है, पिता पिता होता है, तो उस सारी चीज़ों में डिफरेंस होता है। इसके लिए संस्कृत को भी बढ़ावा मिलेगा और ये बहुत अच्छा है। हमारे देश को विश्व गुरु बनने में इसमें काफ़ी मदद होगी। हम लोग काफ़ी आगे जाएंगे इससे, जितना मुझे लगता है। क्योंकि आज से 10-11 साल पहले जब मैं 12th क्लास कर रहा था तो मुझे लगा था कि हाँ, कहीं ना कहीं हमारे देश में वोकेशनल स्टडीज़ वगैरह होनी चाहिए, और वही सारी चीज़ें अब हमारी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनने जा रही हैं। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और है, यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और किसी कारणवश आपको पहले ही साल में ग्रेजुएशन छोड़ना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा उसके बाद।
अगर आप पहले साल में छोड़ते तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर आप दूसरे साल में अपनी डिग्री छोड़ रहे हैं तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा और तीसरे साल के बाद आपको डिग्री प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये कुछ ऐसे मेन अहम पहलू हैं जिन पर शिक्षा प्रणाली में फोकस किया गया है। वैसे ये ड्राफ्ट बहुत बड़ा है, काफ़ी पेजेस का ड्राफ्ट है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ज़रूर देखें। और जैसे ही ये शिक्षा का जो नया बिल आया है, इसके आने के बाद देश में जो वामपंथी हैं, वामपंथियों की तरफ से भी कुछ प्रतिक्रिया आई हैं, जिसमें कि येचुरी जी ने कहा कि ये जो शिक्षा का कानून है ये हमारे संविधान का हिस्सा है और इसमें परिवर्तन करके आप उसके साथ खेल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने इसको पढ़ा भी नहीं और समझा भी नहीं, बिना समझे और बिना पढ़े ही अपनी बात रख दी। और ऐसा ही कुछ जेएनयू के कुछ छात्रों के द्वारा भी देखा गया इस मुद्दे पर जो कहा गया। बहरहाल किसी भी चीज़ पर निष्कर्ष में पहुंचने से पहले उसकी बारीकियों को समझना आवश्यक होता है। इसके लिए मैं कहूँगा कि आप सभी मेरे व्यूअर्स इस जो नया बिल है इसकी बारीकियों को अवश्य समझें। तो इसके लिए मैं भाजपा सरकार को और हमारे जो इसके कर्ता धर्ता हैं, इसरो के जो अध्यक्ष रह चुके हैं पहले, उनको भी मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा। वो ये बिल लेकर आए हैं और हमारा देश इससे काफ़ी तरक्की करेगा। तो अब आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। अगर आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचिए कि वो आगे जाकर क्या बने, खाली उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर की श्रेणी तक ही ना रखें। बहरहाल और भी चीज़ें आ गई हैं, वोकेशनल कोर्सेज़ हैं, कोशिश करें कि उनमें उन्हें एनरोल कराएं, वो कुछ स्किल सीखें, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करें, तभी शायद हमारा देश आगे विश्व गुरु बन सकेगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार मित्रों, जय भारतवर्ष।